जी। व्हाट डज़ द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो चक्र है वो ट्रुथ को दिखाता है, ट्रुथ, जस्टिस और फॉरवर्डनेस को। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे राष्ट्रीय चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, जो स्पोक्स हैं वो कितनी है, वो 24 हैं। और कौन से कलर में होता है वो? नेवी ब्लू कलर में। ठीक है, जो हमारी स्पोक्स है वो कौन से कलर की है? नेवी ब्लू कलर की है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, 24 तिल्लियाँ बहुत बार आ जाता है पेपर में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर था इंडिपेंडेंट इंडिया का आर के शनमुखन चेट्टी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किस फाइनेंस मिनिस्टर ने, किस व्यक्ति ने बजट को पेश किया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो है ये इकलौता बंदा है जिसने सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और एक और चीज़, एक इकलौते प्रधानमंत्री है जिसको निशाने पाकिस्तान मिला है। निशाने पाकिस्तान, जैसे भारत में भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में होता है निशाने पाकिस्तान। तो निशाने पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा पहले एक ही प्रधानमंत्री को मिला है, एक ही व्यक्ति को मिला भारत के, उसका नाम क्या है? मोरारजी देसाई। क्यों मिला था? जब ये प्रधानमंत्री थे ना मोरारजी देसाई, तो इन्होंने आप फ़ोन करके, पाकिस्तान को फ़ोन करके हमारे जितने भी रॉ के एजेंट थे ना वो पकड़वा दिए थे। शांति, गांधी जी के भक्त थे ये भी, तो शांति चाहिए थी इनको, तो हमारे सारे रॉ के एजेंट पकड़ा दिए थे। आपने एक था टाइगर मूवी अगर देखी है, तो जो टाइगर नाम के जिस बंदे से वो इंस्पायर्ड है ना मूवी, वो टाइगर हमारा रॉ का एजेंट हुआ करता था। वो मोरारजी देसाई भाई ने पकड़वा दिया था वहाँ पर उस समय पर। ठीक है, तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, याद रखना। और मोरारजी देसाई जो है इकलौते व्यक्ति है जिनको निशाने पाकिस्तान मिला है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना भारत में, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है बीच की गवर्नमेंट। तो 1946 में जब भारत वालों को भी और दुनिया को भी पता चल गया था कि भारत अब आज़ाद होने वाला है, तो 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। 1946 से 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इस इंटरिम गवर्नमेंट ने, मध्यकालीन जो गवर्नमेंट है, इसने भारत को चलाया। तो क्वेश्चन पिछले साल आया था एक एचपीपीएससी के एग्जाम में कि इस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन था? तो ऑब्वियस सी बात है जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ ध्यान रखनी बस आपने कि जो इंटरिम गवर्नमेंट था उसका हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुखन चेट्टी। सबसे ज़्यादा किस फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई। और किस एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को निशाने पाकिस्तान, सर्वोच्च सम्मान पाकिस्तान का मिला है? वो है मोरारजी देसाई। Which among the following article came into force on 26 नवंबर 1949, the day the Indian Constitution was adopted? देखो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ एक प्रोविजंस, कुछ एक आर्टिकल्स जो है संविधान के, वो हमारे इसी दिन लागू हो गए थे 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। बहुत कम है वो कौन कौन से प्रोविजंस थे? वो थे, ये देखो, सिटीजनशिप से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 5 से लेकर 9, सिटीजनशिप। उस समय सिटीजनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में आके बस गए थे, बांग्लादेश से वगैरह, जो आज का बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान। तो उन लोगों को भारत में सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए अगर उनको सिटीजनशिप देनी है तो पहले हमें वो जल्दी जल्दी लागू करना पड़ना था सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल जैसे 5 से लेकर 9 तक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है, ये उसी दिन लागू हो गए थे। इसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स, आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 324 जो है इस्टेब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन के बारे में ये आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? भारत के सारे इलेक्शन कमीशन करवाता है, सिर्फ पंचायतों के इलेक्शन को छोड़ के। पंचायतों का इलेक्शन करवाता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सारे लोकसभा, राज्यसभा, सब इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो कि आर्टिकल 324 के तहत है। बाकी जो जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो पूरे देश का 324 वाला, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ पंचायतों के इलेक्शन करवाता है हर राज्य में। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन बहुत लेट बने थे, ये आर्टिकल 72 और 73 से बनाए गए थे, जब 1992 में
पंचायती राज रिफॉर्म्स लेकर आएगी। ठीक है, उससे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 324 में क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है और इलेक्शन कमीशन ही पूरे देश में इलेक्शन करवाता है पंचायतों इलेक्शन को छोड़ के। तो ठीक है, इसके अलावा 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये कुछ एक आर्टिकल है जो आपने रटने हैं। 366 जो आर्टिकल है ये कुछ एक डेफिनेशंस की बात करता है। ठीक है, 388 जो आर्टिकल जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आर्टिकल बात करता है अगर कोई पार्लियामेंट में कोई पोजीशन है वो कैजुअली अनफिल्ड है, उनके उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना 5 से लेकर 9 ये संविधान से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है। 324 याद रखना, ये किससे रिलेटेड है, 324 इलेक्शन कमीशन रिलेटेड है। आर्टिकल 60 याद रखना, आर्टिकल 60 में ना प्रेसिडेंट की ओथ दी हुई है, शपथ, आर्टिकल 60 में। ठीक है, ये कुछ एक आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे संविधान में 26 जनवरी से पहले 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। When did India became a complete sovereign democratic republic? इसका आंसर होना चाहिए 26 जनवरी 1950। भारत 1950 में 26 जनवरी 1950 को एक कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 1950 है नहीं ऑप्शन में, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बन सकता है वो ये बन सकता है, क्योंकि ठीक है कहीं ना कहीं तो टिक लगाना ही होगा। 26 नवंबर 1949 इन्होंने इसी को दिया। एक्चुअल में वैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, नर्सिंग के एग्जाम में आया हुआ है यही क्वेश्चन कि भारत जो है वो रिपब्लिक कब बना था, उसमें ऑप्शन 26 जनवरी दिया ही नहीं था, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन उसका टिक होना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ए नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो रिटर्न, भारत में का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूके जो है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटर्न है। तो जब नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ आप यहाँ भारत में दुकान पे जाओगे आप संविधान की कॉपी खरीद सकते हो, लेकिन यूके में संविधान की कोई कॉपी नहीं बिकती। क्यों? क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो अनरिटन है। तो वहाँ पे ना क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले एरियाज देशों में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाती है। क्यों? पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया वही कानून क्या बन जाता है, वही कानून कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया एक बार कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है वो इतना पावरफुल है, वो एक लड़के को लड़का बना सकती है, एक लड़के को लड़का बना सकती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि ब्रिटेन में सबसे सुप्रीम कौन है, ब्रिटेन में सबसे सुप्रीम है पार्लियामेंट। और इसका उल्टा भारत में सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, भारत में सबसे सुप्रीम है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पार्लियामेंट, हमारे जुडिशरी, हमारे एग्जीक्यूटिव सबको संविधान के हिसाब से ही चलना होता है। और इस चीज़ को गारंटी कौन देता है कि हमारे संविधान को फॉलो किया जाएगा? इसका गारंटर है कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मेनली सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। सुप्रीम, ऐसा क्वेश्चन भी आया है बहुत बार पेपर में कि भारत में गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न है और दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि किस देश का जो संविधान है वो अनरिटन है, नॉन रिटन है, तो यूके का नॉन रिटन है, इसके अलावा न्यूजीलैंड का नॉन रिटन है, कहीं इसराइल का नॉन रिटन है, न्यूजीलैंड का नॉन रिटन है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। यूके का जो बेंचमार्क है वो तो भूलना ही नहीं है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। A unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of central government। देखो किसी भी देश को ना दो प्रकार से चला सकते हैं, एक तो होता है यूनिटरी सिस्टम और एक होता है फेडरल सिस्टम। भारत जो है वो फेडरल सिस्टम है, यानी भारत में दो तरीके की गवर्नमेंट पैरेलली चलती है, एक सेंटर में और फिर बहुत सारी स्टेट्स में। ठीक है, सीएम की अपनी पावर है जो कि लिस्टेड है स्टेट लिस्ट में, सेंटर के जो पीएम है या फिर सेंट्रल जो कैबिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है जो कि सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड है, जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और स्टेट लिस्ट में कौन कानून बनाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी पॉलिटी का। लेकिन यूनिटरी पॉलिटी होती है जैसे श्रीलंका, श्रीलंका में पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और प्रेसिडेंट ही पूरे देश को रूल करता है। ठीक है, तो वो यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम में पावर जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अगर भारत में यूनिटरी सिस्टम होता तो जैसे जो पिछले बार मोदी के साथ हुआ पंजाब में, जो उनको 20 मिनट तक एक पुल पे इंतजार करना पड़ा और पंजाब पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया, ऐसा भारत में नहीं हो सकता था। क्यों? अगर भारत में यूनिटरी सिस्टम होता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके कंट्रोल में रहती है, वो हिमाचल प्रदेश, स्टेट की जो पुलिस है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इससे पता चलता है भारत में फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जांपल के लिए मैंने श्रीलंका का एग्जांपल बताया, वहां पे यूनिटरी सिस्टम।
बाईकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होती है ना, जहाँ पे जो कानून बनाने का जो संस्था है, जैसे भारत में पार्लियामेंट, उसमें दो सदन होते हैं। भारत में पार्लियामेंट में दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, अब जो लोकसभा है वो पूरे देश को के लिए को रिप्रेजेंट करता है, देश को यूनिटी, और राज्यसभा जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम लोग वोट देते हैं, जैसे हमीरपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को चुन के भेजा गया है। ठीक है, मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रतिभा सिंह को ले भेजा गया है। तो ये क्या है, लोकसभा के मेंबर हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, उनमें एमएलएज वोट देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो 4 जैसे हिमाचल प्रदेश से 4 राज्यसभा की सीटें हैं, तो उनके लिए जो हमने इलेक्ट किए हैं ना एमएलए, सिर्फ वो वोट देते हैं, इनडायरेक्ट वोटिंग मानी जाती है। हम लोग राज्यसभा के इलेक्शन में वोट नहीं होते। और जो हमारे यहाँ से 4 मेंबर भेजे वो हिमाचल को रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर, राज्यसभा में। तो जो इस प्रकार का कानून बनाने का तरीका है, जहाँ पे 2 चैम्बर है, लोकसभा और राज्यसभा, इसको बोलते हैं बाईकैमरल सिस्टम। ठीक है, भारत में जो बाईकैमरलिज्म की शुरुआत हुई थी 1919 में हुई थी। 1919 में एक कानून आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, उसमें पहली बार भारत के सेंटर में बाईकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, भारत में बाईकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919 में ही जलियांवाला बाग कांड भी हुआ है, ये भी आपको पता है। तो उसी साल मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक एक्ट आया था, जिसके तहत भारत में बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बाईकैमरल जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, बाईकैमरल सिस्टम इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है, फेडरल में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में हम लोगों ने पहले बोला, फेडरल सिस्टम का मतलब कि कुछ पावर सेंटर के पास भी होती है और कुछ पावर स्टेट के पास होती है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है पावर। अब देखो, एक तो थी लोकसभा और दूसरी थी राज्यसभा। मैंने बोला राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टेट को अगर हम पावर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो बाईकैमरलिज्म कहाँ पे होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगी। द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, ये भी फेडरल सिस्टम का, फेडरल कैरेक्टर का ही फीचर है। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ होती है, मैंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट जहाँ होती है वहाँ क्या होती है, पावर को डिवाइड किया जाता है, सेंटर के बीच, स्टेट के बीच। जैसे भारत में 7th शेड्यूल है, भारत में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि किस शेड्यूल में पावर को डिवाइड किया गया है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बीच में। कंकरेंट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे आर्मी, ठीक है, फॉरेन रिलेशन किसके अंडर है, सेंटर के अंडर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ स्टेट के अंडर है, और कंकरेंट जैसे एजुकेशन ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इससे क्या पता, और ये सब किस में दिया हुआ है, 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन किस में दी हुई है, ये 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल पूछते हैं क्वेश्चन कि किससे रिलेटेड है, तो ये लिस्ट, इसमें तीनों लिस्ट दी हुई है इसमें। तो ये इससे क्या दर्शाता है कि भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही है, द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल कैरेक्टर। अच्छा, पहला तो हमें समझ आ गया क्या कि डिवीजन ऑफ पावर यानी कि 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट, ये तो है हमारे वहाँ। क्या हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे दुनिया की सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भारत में ही है। भारत की ऐसी जुडिशरी है जहाँ पे हमारे जज ही खुद को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट भी जज, एक जज दूसरे जज को अपॉइंट करता है, जज ही ट्रांसफर करता है, सरकार इवन ट्रांसफर तक नहीं कर सकती जजेस को। ठीक है, इन दी एंड फाइनल डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का। कोलेजियम सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है कोलेजियम सिस्टम। 3 जजेस केस हुए हैं ये, उससे कोलेजियम सिस्टम, भारत में जो जजेस है वो कोलेजियम सिस्टम, जो कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज होते हैं टॉप मोस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के, वो सारा फैसला लेते हैं। ठीक है, तो इवन जजेस को अपॉइंटमेंट का फैसला, जजेस की ट्रांसफर का फैसला, जजेस की प्रमोशन का फैसला, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। कॉलेजियम जो है वो रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस पर हामी भरेगा। ठीक है, एक बार सिर्फ प्रेसिडेंट वापस कर सकता है कॉलेजियम के फैसले को वापस, लेकिन दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम दोबारा से रिकमेंडेशन भेजता है तो प्रेसिडेंट को उस पर अमल करना होता है। हाँ, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कोई, तो इसलिए क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट को अपने पास ही रखा रहता है, उसको उस पर साइन नहीं करता। कई बार ऐसा ये आप लोग आजकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चला हुआ है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। क्या हो रहा, इधर से जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि इस जज को ट्रांसफर यहाँ करना है, इस जज को प्रमोशन करनी है। प्रेसिडेंट जो है एक बार वापस भेज देता है, तो एक बार वापस भेजकर अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से वही नाम वापस भेज देता है तो प्रेसिडेंट उस नाम पे फाइल को दबा के बैठ जाता है, साइन नहीं करता उसको। ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसको टाइम लिमिट नहीं दी हुई है। लेकिन अब दूसरी बार प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार वापस कर सकता है।
हाँ, जब तक पर ये सुप्रीम कोर्ट अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के साथ कि जल्दी जल्दी साइन करो, जल्दी जल्दी साइन करो। तब इसलिए कई बार होता है कि पिछले 6 7 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में जजेस पूरे थे ही नहीं। 34 जो पूरी संख्या है जजेस की सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन 34 जजेस फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि प्रेसिडेंट साइन ही नहीं कर रहा था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, मुद्दा क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। सरकार जो है वो जुडिशियल प्रोसेसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। हमारे जजेस जो है अपने आप को खुद अपॉइंट करते हैं, अपनी प्रमोशन खुद करते हैं, अपनी ट्रांसफ़र खुद करते हैं। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भारत की। तो ये भी फेडरल कैरेक्टर का ही एक वो है, फीचर है। ठीक है, फेडरल कैरेक्टर के फीचर कैसे हुए? मान लो सेंटर और स्टेट में कुछ टसर हो गई, अगर सेंटर और स्टेट में कोई पंगा हो गया तो उसको सॉल्व कौन करेगा? अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तभी सॉल्व कर पाएगी ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा जुडिशरी में तो वो कैसे, वो तो स्टेट मानेगा ही नहीं उसको। वो तो बोलेगा नहीं जी ये तो सब मिले हुए हैं जी, अरविंद केजरीवाल की भाषा में बोल तो सब मिले हुए हैं, कोर्ट और सेंटर तो मिले हुए हैं, इसलिए इसने हमारे खिलाफ फैसला ले दिया। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल सिस्टम में जरूरी है, तभी जो है एक न्याय संगत फैसला आ पाएगा। ठीक, अच्छा, द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत बढ़िया मानी जाती है। एक थ्रेट रहता है इसमें, क्या? थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म, कि हमें लगता है कि अब जब आप क्या कर रहे हो, आप स्टेट्स को भी पावर्स दे रहे हो। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद अपनी पावर है, स्टेट्स की अपनी पावर है। तो स्टेट्स की जब अपनी पावर होती है तो ये डर बना रहता है कि कहीं ये स्टेट भारत से टूट के अलग ना हो जाए। जैसे कर्नाटका जब अभी कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपने अलग झंडे की मांग करी। तमिलनाडु में AIADMK तो उतनी नहीं है, पर जो DMK गवर्नमेंट है वो काफ़ी कम्युनिस्ट है। वो लोग भारत से डायरेक्टली तो नहीं बोलते अलग होना चाहते हैं, पहले किसी ज़माने में बोलते भी थे 1960-70 के दशक में। अभी डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें वो नॉर्थ इंडिया को या फिर नॉर्थ इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे या भारत से अलग होने की बात करेंगे, अलग होने की टेंडेंसी रहती है। तो इसका क्या मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या रहता है कि अलग होने के चांसेस रहते हैं, थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म। अगर हम ज़्यादा स्टेट्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देंगे तो स्टेट हो सकता है कि भारत से अलग हो जाए। ठीक है, इसका भी तोड़ है वैसे, इसीलिए हमारा जो भारत जो है वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, हम क्वाजी फेडरल है। KC वेयर करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, KC वेयर, WHEARE, इन्होंने भारत को क्वाजी फेडरल कहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि भारत को क्वाजी फेडरल किसने कहा है? भारत को क्वाजी फेडरल कहा है KC वेयर ने। क्यों? क्योंकि उनको दिखा कि भारत में जो फेडरलिज्म तो है, लेकिन जो टिल्ट है ना पावर का वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है। जैसे कि इमरजेंसी का प्रोसीजर्स है हमारे यहाँ पर, अगर कोई स्टेट ज़्यादा चपड़ चपड़ करने लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है। रेजिडुअल पावर जो है वो सेंटर के पास है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो संविधान में मेंशन नहीं है। जैसे मैंने एक वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि IT एक्ट जो है वो सेंटर ने बनाए। क्यों? फेसबुक और इससे जैसे आजकल के क्राइम है, फेसबुक संबंधी क्राइम, यूट्यूब संबंधित क्राइम, साइबर क्राइम, इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है उस समय संविधान में नहीं थे। अब इस पर कोई कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? क्योंकि रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो टिल्ट है वो किस तरफ है, सेंटर की तरफ। हमारे जो फेडरल सिस्टम में जो पावर है वो सेंटर की तरफ झुकी हुई है। लेकिन USA में ऐसा नहीं है, USA में पावर स्टेट की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, भारत में देखो कोई भी सेंटर जो अपनी मर्जी से स्टेट को तोड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश था, सेंटर ने तोड़ के उसको 2 स्टेट बना दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। USA में जो सेंटर है वो स्टेट को तोड़ नहीं सकता। तब से 200-300 साल से जब से उस राज्य देश बना हुआ है उसमें उतने ही नंबर ऑफ स्टेट है, वो उसको तोड़ नहीं सकते। उन स्टेटों को आगे पीछे नहीं कर सकता 50 के 50। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, USA में जो फेडरलिज्म है वो टिल्टेड है किसकी तरफ? स्टेट्स की तरफ। लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड है। इसका एक सबसे एग्जांपल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे डिफाइन करता है। देखो हम चाहे हम फेडरल सिस्टम हमारे भारत में है, लेकिन आर्टिकल 1 फिर भी इंडिया को डिफाइन करता है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है ये क्वेश्चन कि आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे डिफाइन करता है। फेडरेशन नहीं बोलता आर्टिकल 1 इंडिया को, क्या बोलता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इससे क्या पता चलता है कि यूनियन शब्द चाहे हम लोग जो फेडरल गवर्नेंस है भारत में, लेकिन फिर भी आर्टिकल 1 हमें यूनियन ऑफ स्टेट डिफाइन करता है। इससे दिखता है कि जो टिल्ट है पावर का वो सेंटर की तरफ है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि सीरियस, इसीलिए, और ये टिल्ट क्यों डाला हुआ है? भीमराव अंबेडकर को डर था उस समय की कि हो सकता है कि स्टेट अभी पाकिस्तान ताज़ा ताज़ा बन के अलग हुआ था कि कहीं कश्मीर भी अलग होने के चाह रहा है, तमिलनाडु अलग होना हो जाए, ऐसे भारत टूट ना जाए। इसीलिए हम लोगों ने पावर जो है वो सेंटर के पास ज़्यादा रखी है। अच्छा, तो थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म एक डर रहता है किसका? फेडरल सिस्टम में।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फीचर ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। देखो भारत में लेकिन ये फीचर एप्लीकेबल नहीं है। यूएसए में जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होगी। मान लो वहाँ पे एक सिटीजन अगर अमेरिका का है ना, तो अमेरिकन सिटीजनशिप भी होगी उनके पास, पर स्टेट है मान लो एक कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप होगी उनके पास, लेकिन भारत के लिए अप्लाई नहीं करता है। भारत, इससे भी एक चीज़ पता चलती है कि भारत में जो टिल्ट है वो सेंटर की तरफ है, यूनिटरी बायस है भारत की फेडरलिज्म में। भारत में देखो एग्जांपल के लिए, मैं हिमाचल का अगर मैं हूँ तो मेरे पास हिमाचल का क्या सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है? नहीं, मेरे पास हिमाचल प्रदेश की सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है। मैं हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल हूँ, ना कि मैं सिटीजन हूँ। इससे क्या पता चला? मैं सिटीजन सिर्फ किसका हूँ? भारत का सिटीजन है। तो ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिंगल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और ये जो सिंगल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करने का ये जो प्रोसीजर है, ये भारत ने ब्रिटेन से लिया है उधार, वहाँ से सोर्स किया है हम लोगों ने। ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन कि सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है भारत ने कहाँ के संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। यूएसए का संविधान फेडरल है, प्योरली फेडरल है, और वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। लेकिन भारत, डिस्पाइट हैविंग फेडरल टेंडेंसीज, फेडरल फीचर इन आवर गवर्नेंस, हम जो ड्यूअल सिटीजनशिप है उसको फेवर नहीं करते हैं। हम किसको फेवर करते हैं? हमारे वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तो हो गया ये था, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द फीचर ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, फेडरल गवर्नमेंट में ये फीचर होता तो है, लेकिन भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यूएसए में है, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप वो लोग अलाउड करते हैं, लेकिन भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, हमारे राज्यों की सिटीजनशिप नहीं होती है। और इसके अलावा कई देशों में ऐसा होता है कि आप दो देशों की सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अक्षय कुमार जो है ना, ये जो जिसकी एक्टर है, जो ये कनाडा का सिटीजन है, इसके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है। तो जैसे ही अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप आई, उसकी भारत की सिटीजनशिप अपने आप रद्द हो जाती है। हम भारत जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर भारत का निवासी किसी और देश की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी भारत की सिटीजनशिप अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? भारत जो है ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है, डिस्पाइट कि जो ड्यूअल सिटीजनशिप है वो फेडरल गवर्नमेंट का ही फीचर है, लेकिन भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं है। द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम गवर्नेंस, अच्छा, यूनिटरी सिस्टम गवर्नेंस में क्या एडवांटेज होगी? वही मैंने बोला कि अगर जो फेडरल सिस्टम, एक डिसएडवांटेज क्या था कि स्टेट हो सकता है कि टूट जाए, सेपरेटिज्म, लेकिन जो एक यूनिटरी सिस्टम होगा वो स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा। क्यों? वहाँ पे सारी की सारी पावर सेंटर के पास है, ठीक है। पुलिस अलग अलग है ही नहीं किसी की, सब सारी हर राज्य की पुलिस, हर आर्मी पूरी सब सेंटर के पास है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे श्रीलंका का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आर्टिकल 1 की जो बात की। भारत को आर्टिकल 1, जो भारत के लिए आर्टिकल 1 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया इज, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। बहुत बार, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे डिफाइन करता है? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। क्यों सजेस्ट किया था? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सजेस्ट किया था, ताकि भारत में फेडरल सिस्टम की वजह से भारत टूट ना जाए, इसलिए आर्टिकल 1 ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, ठीक है। एक और शब्द यूज किया जाता है इंडिया के लिए। इंडिया जो है ना, ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी भारत जो है, भारत नहीं टूट सकता कभी, लेकिन भारत के जो स्टेट्स है ना वो टूट सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ ना, तो आंध्र प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो नहीं चाहती थी कि तेलंगाना बने, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जो ये जो इससे जो रिलेटेड अमेंडमेंट्स होती है ना हमारे संविधान में, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग हैं, मान लो 200 लोग हैं ना प्रेजेंट पार्लियामेंट में, तो 200 में से अगर 100 भी वोट करेंगे तो सिंपली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी से जो है वो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है सेंटर, किसी भी स्टेट का जो है वो बाउंड्री चेंज कर सकता है। ये जो फीचर है, ये इससे भी पता चलता है भारत एक क्वाजी फेडरल स्टेट, यानी कि हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे? स्टेट से, ठीक। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत में फेडरलिज्म नहीं है, भारत में फेडरलिज्म भी है एट द सेम टाइम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भारत की जो पुलिस है, वो हिमाचल की पुलिस, वो मोदी के अंडर नहीं आएगी, वो किसके अंडर आएगी? वो सुखराम भाई के अंडर आएगी, सुक्खू भाई के अंडर, ठीक। तो फेडरल सिस्टम भी है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम भी है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम जो है वो थोड़े से ज़्यादा है फेडरल सिस्टम के कंपैरिजन में,
ताकि जो हमारा देश है वो टूटे ना, बिखरे ना, इसलिए डाले गए थे। इसलिए आर्टिकल 1 हमें यूनियन ऑफ स्टेट कहता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो बताओ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है भारत में है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में वाटर टाइप सेपरेशन नहीं होती। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर से ही चुन के आते हैं। जैसे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा शिमला में, वहाँ पे उन लोगों ने मिलके सुखराम जी की, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने सुखराम को सपोर्ट किया, सुखू भाई को सपोर्ट किया, सुखराम नहीं, क्या नाम है उनका, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को सपोर्ट किया, तो उनकी सरकार बन गई। इससे क्या पता चला है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नेंस का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में वाटर टाइप सेपरेशन नहीं है। और जो एग्जीक्यूटिव है हमारे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लेजिस्लेचर को, ठीक है। हमारा लेजिस्लेचर जो है वो सवाल पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से। जैसे अब बाढ़ बूढ़ हुई है, तब देखना अगला जब सत्र होगा तो उसमें लोग पूछेंगे कि हाँ जी सुक्खू भाई आप क्या कर रहे हैं, इतनी बाढ़ आई है हिमाचल के लिए, क्यों? क्योंकि सुक्खू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, उसको उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला दुनिया की सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट भारत की जुडिशरी इकलौती ऐसी जुडिशरी है जहां पे जजेस खुद को अपॉइंट भी करता है, जजेस खुद को प्रमोट भी करता है और जजेस ही खुद को ट्रांसफर भी करते हैं, सब अपने हिसाब से। तो ये भी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है भारत में, फेडरल गवर्नमेंट भारत में है। तो कौन सा नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल नहीं है ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में, ठीक है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है, भारत में नहीं है। ठीक है जी, राम राम।